बच्चों, तो आज का टॉपिक जो है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहले कुछ बेसिक से शुरुआत करेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ कंसेप्ट बता देते हैं आपको पहले। एक दो इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है कि रेशियो का मतलब क्या होता है। भाई साहब, अगर मैं बोल रहा हूं कि ए और बी का रेशियो जो है वो 2:3 है, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल मतलब है हिंदी में कि अगर ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू 3 है। मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर ए हो जाता है 2 into 2 तो बी क्या हो जाएगा? 3 into 2। ए हो जाएगा 2 into 3 तो ये भी हो जाएगा 3 into 3। मतलब हर बी की हर ए की वैल्यू 2 पर बी की वैल्यू क्या हो रही है बेटा? 3 हो रही है। तो अगर ए जो है 4 हो जाएगा तो बी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब हमेशा ए और बी का जो रेशियो होगा वो 2:3 मेंटेन रहेगा। तो 2:3 का मतलब ये नहीं है कि ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है, बिल्कुल ये मतलब नहीं है। ये भी एक बोल सकते हो आप, लेकिन ए की वैल्यू 4 भी हो सकती है, बी की वैल्यू 6 भी हो सकती है। ए की वैल्यू 6 भी हो सकती है, बी की वैल्यू 9 भी हो सकती है। इन सभी केसेस में और भी बहुत सारी हो सकती है, हजार वैल्यूज और हो सकती हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज। ये सभी वैल्यूज के लिए रेशियो क्या आएगा? 2:3। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? और रेशियो एक कंपैरिजन मेथड है। आपको याद होगा, मैंने पहले क्लासेस में आप लोग को बताया है अबाउट कंपैरिजन। कंपैरिजन कंपैरिजन में क्या होता है? हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कंपेयर करते हैं या एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं। उसके लिए हमारे पास अगर एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं भी है तब भी हम चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। तो रेशियो एक कंपैरिजन मेथड है। तो 2:3 का मतलब होता है 2/3, आप बोल सकते हैं। तो क्योंकि यहां फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन आ गया तो परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वैल्यू को हमने परसेंटेज में पहले भी कन्वर्ट किया है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, ए बी का कितना परसेंटेज है, तो आप क्या बोलोगे? 2। ए की वैल्यू क्या है? 2 यूनिट्स। बी की वैल्यू क्या है? 3 यूनिट्स। तो 2/3 into 100। ठीक है। तो ये जो भी चीजें, फ्रैक्शन हो गया, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सभी कंपैरिजन मेथड है और तीनों का मतलब लगभग एक ही है। अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। चाहे आप रेशियो से रिप्रेजेंट कर दो, चाहे आप फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर दीजिए, चाहे आप परसेंटेज से रिप्रेजेंट कर दीजिए, सभी कंपैरिजन मेथड्स हैं और सबसे वही सेम इंफॉर्मेशन आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई डाउट है तो बताओ। चलिए, अगर मैं बोलता हूं, चलिए बेसिक बेसिक चीजें अभी देख लेते हैं ना। सिंपल ऑपरेशंस क्या होती हैं पहले वो सीख लेते हैं। ए रेशियो बी जो है वो अगर मैं बता दूं कि वो है भाई 2/3 रेशियो 4/7, ये है। मतलब जो रेशियो है वो फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। तो इनको कन्वर्ट कर सकते हो बिना, इनको ना आप कन्वर्ट कर सकते हो बेटा इंटीजर में। कभी भी रेशियो जो रहता है ना वो इंटीजर में अपने को कन्वर्ट करना है, पहली चीज ये ध्यान रखना। तो ये तो फ्रैक्शन है, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? पहले भी हम कुछ क्वेश्चंस पे कर चुके हैं ये चीजें।
तो सिंपल है, एक मेथड तो ये है कि भाई एलसीएम ले लीजिए डिनोमिनेटर का, 3 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 21, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया, उसको इंटू कर दीजिए दोनों में, तो कितना हो जाएगा भाई, दोनों में इंटू कर दो भाई 21 का। आप देखो बेटा, ये एक रेशियो है, रेशियो में जो ऑपरेशन मैं फर्स्ट वाली टर्म में लगा रहा हूं वही अगर सेकंड वाली टर्म में लगा रहा हूं तो वैल्यू में मैं कोई भी चेंज नहीं करता हूं, तो ऑपरेशन बिल्कुल वैलिड है। क्योंकि रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है फ्रैक्शन, ये है बेसिकली ये चीज। तो अगर मैं 21 ऊपर भी इंटू कर दूं, 21 नीचे भी इंटू कर दूं, तो क्या मैं कोई चेंज कर रहा हूं, कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, तो ये ऑपरेशन वैलिड है बिल्कुल, ठीक है। अगर किसी को डाउट आ रहा हो तो मैं बता दिया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14:12। और थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा हो तो और सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि रेशियो जो होता है वो पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होता है। तो दिख रहा है भाई, 2 से जाएगा 7 2 जा 14, और सॉरी 7 2 जा 14 और 6 2 जा 12, तो ये कितना हो जाएगा 7:6। बताइए, कोई डाउट तो नहीं है किसी स्टेप में। ये होगी मेथड 1 भाई साहब, मेथड 1 आप समझ गए। फ्रैक्शन दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम से इंटू कर देना है टू कन्वर्ट इट इनटू रेशियो ऑफ इंटीजर्स, इसी की है मेथड 2। मेथड 2 में क्या है भाई, आपको रेशियो दे रखा है ना 2/3 रेशियो 4/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये यहां चला जाएगा, आपको पता है भाई ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर यहां जाके इंटू हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा भाई, आपको पता है ये रेशियो होता है 2/3 4/7, यही तो है। तो आपको पता है जो ऊपर वाले का डिनोमिनेटर होता है वो नीचे आके इंटू हो जाता है, और जो नीचे वाले का डिनोमिनेटर, याद करो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में बताया था ये, जो नीचे वाले का डिनोमिनेटर है वो ऊपर इंटू हो जाएगा। तो सिंपली बताऊं तो 7 जो है वो इधर इंटू हो जाएगा और 3 जो है 4 में इंटू हो जाएगा। तो ऐसे भी याद कर सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, अगर एक स्टेप में करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 7 2 जा 14 एंड 4 3 जा 12, वही चीज आएगी देखिए 7 2 जा 14 एंड 6 2 जा 12। दोनों मेथड समझ में आ गई आप लोगों को कि फ्रैक्शन की रेशियो को इंटीजर के रेशियो में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब कुछ आता है भाई, हम कहते हैं उसे इररेगुलर रेशियो, इररेगुलर रेशियो। आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में कैसे, ए रेशियो सी दे रखा है 2:5, बी रेशियो सी दे रखा है 4:3, और आपसे बोला कि निकालो ए रेशियो बी रेशियो सी, निकालिए। मतलब ए रेशियो सी दे रखा है इन्होंने, बी रेशियो सी दे रखा है, और बोल रहे हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी निकालिए। तो मेथड सेम है भाई, देखिए ध्यान से, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व अगर मैं करूं इसको, तो आपको दिख रहा है बेटा कि सी यहां पर भी है, सी यहां पर भी है। ऊपर वाला बोल रहा है कि सी की वैल्यू क्या है 5 है, नीचे वाला बोल रहा है सी की वैल्यू 3 है, पर सी की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों रेशियो को बेसिकली आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। ए रेशियो बी रेशियो सी का क्या मतलब है, इन दोनों रेशियो को कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए क्या होता है बेटा, कोई रिलेशन स्टेब्लिश करनी पड़ती है आपको इन दोनों के बीच में। यहां पर वो रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है कि भाई दोनों ही जगह सी है, तो क्यों ना मैं सी की वैल्यू सेम करूं, तो वो रिलेशन स्टेब्लिश हो जाएगी। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया अगर आपको याद हो, कि दो रेशियो को कभी भी डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस उनके बीच में कोई रिलेशन आप स्टेब्लिश कर दो।
तो वो रिलेशन यहां पर क्या है, सी की है। इसी सी की मदद से हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। तो मैं ऐसे लिख देता हूं भाई ए बी सी। तो ए रेशियो सी क्या दिया इन्होंने, 2:5, ठीक है। और बी रेशियो सी क्या दिया हुआ इन्होंने, 4:3। तो देखिए सी यहां 5 बोल रहे हैं और यहां सी 3 बोल रहे हैं। दोनों को सेम करते हैं। सेम करने का सिंपल तरीका, दोनों का एलसीएम ले लो भाई। 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाता है, 15। तो सी को भाई 15 करने की कोशिश करते हैं। तो यहां हो जाएगा 5 × 3, तो यहां भी ×3 हो जाएगा। और यहां पर हो जाएगा 5 × 5, तो यहां भी ×5 हो जाएगा, है ना। ये ऐसे समझ लो भाई, यहाँ C5 है, यहाँ C3 है, दोनों का एलसीएम आया 15। तो इसको 3 × 5 किया तो ये न्यूमरेटर को भी 5 से इंटू करूंगा, इसको 3 से इंटू किया तो इसको भी 3 से इंटू करूंगा। यही चीज को मैंने ऐसे टेबल में लिख दिया, ठीक है। तो ए क्या हो गया भाई, ए हो गया 6 रेशियो, बी कितना हो गया 20 रेशियो, और सी कितना हो गया 15। ये आ गया भाई ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू, ठीक है ना। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि भाई ए रेशियो बी जो है वो है 3:4, बी रेशियो ए रेशियो सी जो है वो दिया है इन्होंने 7:1, और आप निकालिए A:B:C क्या होगा, इन तीनों का रेशियो क्या होगा। चलो ट्राई करो एक बार जल्दी, 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको, चलिए। ठीक है, कर लिया कुछ लोगों ने सॉल्व। देखिए ए बी और सी, ए और बी का रेशियो दिया है 3:4, ए और सी का रेशियो क्या दिया हुआ है 7:1। हमें पता है कि दोनों जगह ए है, तो ए की वैल्यू सेम करते हैं। तो ए की वैल्यू सेम, तो भाई ऊपर बोल रहा है कि ए की वैल्यू 3 है, नीचे बोल रहा है ए की वैल्यू 7 है। अपने को पता है भाई ए तो एक ही है ना, तो इनका एलसीएम बना देते हैं। 3 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 21। तो ए को मैं 21 बना देता हूँ। तो उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ 7 से इंटू तो यहाँ भी 7 से इंटू, यहाँ 3 से इंटू तो यहाँ भी 3 से इंटू। तो फाइनल जो रेशियो आया है वो क्या आ गया है भाई, 21:28:3। यही है आपका आंसर। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया बेटा, 21:28:3। ऐसे ही मैं 2 दे दूं, 5 दे दूं या 50 दे दूं, सब कर पाओगे। ये फर्स्ट टाइप के हो गए भाई इररेगुलर रेशियो। इररेगुलर क्यों बोल रहे हैं हम इनको, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं दिए हुए। देखिए ए रेशियो बी दिया है, ए रेशियो सी दिया है, तो ए रेशियो बी फिर ए रेशियो सी, कंटिन्यूअस नहीं है। अब कंटिन्यूअस कैसे होते हैं, मतलब रेगुलर रेशियो कैसे दिखते हैं वो देखते हैं, तब आइडिया आएगा। देखो नेक्स्ट आता है रेगुलर रेशियो। इनमें ऐसा दिया रहता है क्वेश्चन, अगर मैं दूं आपको कि ए रेशियो बी जो है वो 3:4 दिया हुआ है, बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है 5:6। ये है कंटिन्यूअस या रेगुलर रेशियो। देखिए क्या है, ए रेशियो बी दिया है, और फिर ये नेक्स्ट वाला टर्म जो है वो कहां से शुरू हो रहा है, जहां पर प्रीवियस वाला रेशियो खत्म हो रहा है। तो ये बी पे खत्म हो रहा है, ये बी से शुरू हो रहा है। तो जब भी ऐसा लिंक बने तो वो क्या हो जाएगा बेटा, रेगुलर रेशियो। पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है ना, यहाँ बी पे खत्म हो रहा है पर ये बी पे शुरू नहीं हो रहा है कोई भी रेशियो, ठीक है। तो ये इररेगुलर हो गया। डिफरेंस समझ में आ रहा है इररेगुलर और रेगुलर में। ठीक है, तो हम रेगुलर रेशियो देख रहे थे।
तो इसमें दिया हुआ है A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 3:4 और 5:6। तो इसमें आपको दिख रहा है कि आप क्या करोगे, B को सेम बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, B कॉमन है। दोनों में B कॉमन है, तो B सेम बनाने की कोशिश करोगे तो इसमें एलसीएम जो है 4 और 5 का ले लिया जाएगा, राइट। 4 और 5 का एलसीएम लेकर के आप इसको कर सकते हो। पर रेगुलर रेशियो के केस में बेटा एक और तरीका, एक बहुत ही सिंपल टेक्निक यूज कर सकते हो तुम। वो क्या है कि आप सिंपली यहां पर लिखिए A, B और C। A रेशियो B क्या दे रखा है, 3:4, और B रेशियो C क्या दे रखा है, 5:6। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहां जो वैल्यू है, देखिए जो खाली स्थान है, ब्लैंक जो स्पेस है, वहां पर इसी वैल्यू को एक्सटेंड कर दीजिए, तो 4 की जगह 4 आ जाएगा यहां पर, और यहां पर ब्लैंक जो स्पेस है वहां पर 5 आ जाएगा। अभी और एग्जांपल लेके बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा मैं क्या कर रहा हूं यहां पे। ये कर दिया आपने, उसके बाद सिंपली आपको हर टर्म को इंटू कर देना है। तो देखिए 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15, 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20, और 6 × 4 कितना हो जाएगा, 24। तो ये आ गया A रेशियो B रेशियो C। ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ रेगुलर रेशियो, सिर्फ ये रेगुलर रेशियो के केस में होगा। रेगुलर रेशियो में क्या होता है, एक रेशियो जहां पर खत्म होता है दूसरा वहीं पे शुरू होता है, ठीक है। और दूसरा तरीका वही है जो हम इररेगुलर रेशियो के केस में कर रहे थे। वो क्या करेंगे बेटा, बी, क्योंकि दोनों जगह है, यहां बी बोल रहा है कि भाई 4 है, यहां बी बोल रहा है कि 5 है, दोनों को सेम करेंगे, एलसीएम ले लीजिए 4 और 5 का, 20 आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। और ये हो गया शॉर्टकट। एक और क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा ये। देखो, मान लो दिया हुआ है कि A रेशियो B जो है वो है 2:3, B रेशियो C दिया हुआ है 6:5, C रेशियो D दिया हुआ है 8:7, और D रेशियो E जो है दिया है 9:4। क्लियर है यहां तक। देखो ये रेगुलर रेशियो का केस है, एक रेशियो जहां खत्म हो रहा है दूसरा वहीं शुरू हो रहा है। देखिए C यहां, D यहां, ठीक है, तो कंटिन्यूअस है पूरा। तो ये हो गया रेगुलर रेशियो। इसमें आपको पता है क्या करना होता है, A B C D और E लिखिए। पहला दिया हुआ है A रेशियो 2 और 3 दिया हुआ है, B रेशियो C कितना दिया हुआ है, 6 5, C रेशियो D कितना दिया हुआ है बेटा, 8 7, D रेशियो E कितना दिया हुआ है, 9 4। यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये जो खाली जगह है यहां पर क्या आएगा, देखिए ये 3 है ना, तो यहां भी 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। यहां पर क्या आएगा, 5, यहां पर क्या आएगा भाई, इस वाली स्पेस में 8, यहां पर क्या आएगा, 7। मतलब जो टर्म है ना बेटा वही लेफ्ट में एक्सटेंड हो जाएंगी, या अगर उसके लेफ्ट में कोई स्पेस है तो वहां एक्सटेंड हो जाएगी, और अगर राइट में कोई स्पेस है तो राइट वाली टर्म एक्सटेंड हो जाएगी। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ। पर देखो दिक्कत क्या है, जैसे ये बहुत बड़ा रेशियो है, इतना आता नहीं एग्जाम में, कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में इतना बड़ा। पर मान लो पूछता है तो आप लोग क्या करोगे, पूरा पूरा ऐसे कॉलम भरोगे, वहां इतना टाइम होगा यहाँ पर एग्जाम में, क्या लगता है तुमको, इतना टाइम होगा कि पूरा भर पाओगे ऐसे करके। द आंसर इज नो, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, ठीक है। तो इसको ना आपको दिमाग में ही करना है बेटा, इसको क्या करोगे, दिमाग में ही कर लोगे आप लोग। आपको पता है कि जो ए का यहाँ रेशियो आने वाले हैं, यहाँ आंसर आने वाला है, तो जो ए के नीचे जो टर्म आएगी बेटा वो इनका प्रोडक्ट आएगी, जो नंबर ए के नीचे रहेंगे उनका ही प्रोडक्ट आएगा यहां पर। तो आप अपने मन ही मन में कर लो कि ऊपर है 2,
ये तो 2 हो गया, तो 2 इंटू, आपको पता है फिर क्या आएगा बेटा, यहाँ 6 आएगा ना, 6, यहां पर क्या आएगा 8, यहां पर क्या आएगा 9। तो मन ही मन में कर लेना है 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 9, कितना हो जाएगा ये? इंटू करो, कितना आ रही है? चलो ये पहली टर्म आएगी, फिर रेशियो, फिर सेकंड टर्म आएगी। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी? 3 इंटू 6 इंटू यहां पर क्या आएगा 8, यहां पर क्या आएगा 9। तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगी? 3 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 9। थर्ड टर्म वैसे ही क्या आ जाएगी, देखिए यहां पर क्या आएगा बेटा 3, 5, 8, यहां क्या आएगा 9, 3, 5, 8, 9, 3 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 9। वैसे ही डी के नीचे क्या आएगा 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9। रेशियो ई के नीचे क्या आएगा 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 4, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 4। बस यही आपका आंसर, इनको कैलकुलेट कर लो, ठीक है, यही आपका आंसर यहां पर। और एक चीज आप आपको दिख ही रही है यहां पर कि 3 जो है कॉमन है सब में, देखो यहाँ 3 जो है कॉमन आ जाएगा सब में, ठीक है, तो 3 से डिवाइड कर देना, जो भी आंसर आएगा ना रेशियो में उसको 3 से डिवाइड भी कर देना, वही आपका आंसर है। क्लियर है? क्योंकि रेशियो जो होता है सिंप्लीफाइड होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा उसमें। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सोलंकी जी बताओ। नो सर। ठीक है, और अगर जिसको नहीं समझ में आया तो भाई मैं लिख दे रहा हूं, यहां आएगा 3, अरे यहाँ आएगा 3, 3, 3, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 8, यहाँ 7, 9, 9। तो आप समझ गए कि रेगुलर रेशियो के केस में निकालना और आसान है। नहीं तो अगर ये तुम्हें नहीं पता होगा बेटा ये टेक्निक, तो क्या करोगे, पहले बी को कॉमन सेम बनाओगे इनका एलसीएम लेकर के, फिर सी को सेम बनाओगे इनका एलसीएम लेकर के, फिर डी को सेम बनाओगे इनका एलसीएम, तो लंबा पड़ेगा। ये टेबल बना लो, हंसी खुशी जो है जल्दी कर लोगे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट। तो दो कंसेप्ट बता दिए, रेशियो को कंबाइन कैसे करना है ये बता दिया, और क्या बताया भाई, रेशियो को कंबाइन करना, हाँ, और फ्रैक्शन में अगर रेशियो दिए हैं तो कैसे उनको इंटीजर में कन्वर्ट करना, ये दो चीजें हमने देखी अभी तक। अब नेक्स्ट टाइप देखिए, कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 6c, ये दिया हुआ है क्वेश्चन मान लीजिए, और आपसे पूछा कि a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो आपको याद होगा मैंने एक चीज आपको पहले बता दी है पहले टॉपिक्स में कि भाई जब भी ऐसा कुछ पैटर्न दिया रहता है तो ए की वैल्यू डायरेक्टली आप लिख सकते हो, बी की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हो, सी की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर आप लोग को याद हो तो मैंने बता रखा है आपको, है ना, याद आ रहा है कुछ, एलसीएम ऑफ 2, 3, 6, है ना। इसका देसी तरीका क्या है, देसी तरीका वो है 2 इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 6c इज इक्वल टू ले लो k, यहां से आ जाएगा a आ जाएगा k/2, b आ जाएगा 3 k/3 और c आ जाएगा बेटा k/6। तो अगर आपको निकालना है a रेशियो b रेशियो c तो ये हो जाएगा k/3 रेशियो k/3 रेशियो k/6। तो ये k कट जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/3 और 1/6। इसके बाद ये क्योंकि फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसको कन्वर्ट करना है अगर इंटीजर में तो इंटू करना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 2, 3, 6 से, जो कि होता है 6। ये बन जाएगा 3:2:1। जब आप इसको इंटू कर दोगे किससे, 6 से। कोई समस्या?
होनी नहीं चाहिए वैसे, है तो नहीं, बताओ ना, बोल दो जल्दी से, चलो। ये हो गया देसी तरीका, जो कि बहुत ही लंबी मेथड है। एग्जाम में अगर इतना करने लगे ना तो बस खत्म है, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, ये नहीं करना है अपने को एग्जाम में। दूसरी मेथड तुम लोग को मैंने बता रखी है, वो क्या है कि आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो भाई साहब। ये 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 6c दिया हुआ इन्होंने। तो इनके सामने जो वैल्यूज है ना, इनका एलसीएम डायरेक्टली निकाल लीजिए। कितना होगा भाई? एलसीएम 236 का 6 आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ए की वैल्यू हो जाएगी 3, बी की 2 और सी की 1। यही इनका रेशियो हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो से। यह है तूफानी तरीका। एक और तरीका है जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, जो मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं, वो है मेथड 3। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट छुपा हुआ है जिसका हम यूज करेंगे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने के लिए एग्जाम में। ठीक है, दूसरा तरीका ये है बेटा कि आपको क्या दिया इन्होंने, 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 6c। तो आप क्या करोगे, सेम चीज करोगे, एलसीएम निकाल लेना है 2, 3 और 6 का। कितना जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर अब इस एलसीएम को क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है। तीनों टर्म्स जो हैं इनमें डिवाइड कर दो एलसीएम को। तो डिवाइड जब कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a/6, ये हो जाएगा 3b/6 और ये हो जाएगा 6c/6। ये बन गया बेटा a/3, b/2 और c/1 बोल सकता हूं मैं, कुछ नहीं है। तो यहां तक क्लियर है? जल्दी बताइए। तो यहाँ ये सब स्टेप लिखी जा रही है, ये सब मन ही मन में करना होता है, ये लिखना नहीं होता है एग्जाम में। ठीक है, ये ध्यान रखना, समझाने के लिए लिखा जा रहा है बस यहाँ पर। बहुत सिंपल सी बात है भाई, इनका एलसीएम 6 आएगा तो मन ही मन में कैलकुलेट कर सकते हो ना कि a/3 हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, c/1 हो जाएगा। इसमें क्या लिखना है? ठीक है, स्टेप के नंबर नहीं मिलते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ध्यान रखना इस चीज को, कि वहां बढ़िया से हैंड राइटिंग सुधार के लिख के आ रहे हो, उसके कोई नंबर नहीं है। आंसर मैच कर रहा है तो प्लस है, नेगेटिव है अगर गलत आंसर टिक करके आओ, छोड़ के आओ तो कुछ नहीं। तीन ही केसेस हैं, चौथा कोई केस ही नहीं है। ओके, अब देखिए क्या चीज है यहाँ पर, ये चीज आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी बेटा, कि जब भी आप किसी किसी रिलेशन को कन्वर्ट कर देते हो कुछ इस फॉर्म में, कि वहां पर जो है, देखिए ए है ना, ए के सामने क्या है? 1 है, 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 है। बी के सामने क्या है? 1 है। और सी के सामने भी क्या है? 1 है। तो जब भी ऐसे पैटर्न में कन्वर्ट कर दोगे तो जो भी इनका डिनोमिनेटर होगा वही इनका रेशियो होगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी में यहां पर क्या लिख सकता हूं बेटा, डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? 3:2:1। ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूं, कोई भी एक्सप्रेशन दिया उसको कन्वर्ट कर लो इस फॉर्म में, कि उसके न्यूमरेटर के सामने 1 आ जाए, डिनोमिनेटर बी में भी 1 आ गया, सी में भी 1 आ गया, तो इसके डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू रहेगी वही इनका रेशियो होगा। ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा? 3:2:1। देख लो भाई, सारे ही आंसर मैच कर रहे हैं। हमने ये देसी तरीका से किया था, वहां भी 3:2:1 आया। मेथड 2 से किया है, आंसर इज 3:2:1। और मेथड 3 से भी आंसर इज 3:2:1। कोई समस्या है तो बताइए। चलो एक क्वेश्चन देखो, कि अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि 6/7 इज इक्वल टू है 8/11 बी के इज इक्वल टू है 12c/5 के, आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी, तीनों का रेशियो निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी, मतलब। तो मैंने जो अभी मेथड 3 करवाई है, बहुत तरीकों से कर सकते हो, ठीक है, मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 तीनों से कर सकते हो, मैं मेथड 3 से करके बता रहा हूं। तो मेथड 3 में अपना एम क्या होता है, कि जो ये ए है ना, ये सिर्फ ऊपर रहे, बाकी जो भी नंबर है वो नीचे आ जाए। अरे यही रहता है ना,
बताओ, कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? मेथड 3 में क्या करना है, ए रखना है और बाकी जो भी नंबर है वो उसके नीचे आना चाहिए। पर यहां पर दिक्कत क्या है, ए के सामने 6 आ रहा है, सही बात है। यहाँ पर बी के सामने 8 आ रहा है, 12 के सामने क्या आ रहा है, सी आ रहा है, यहाँ 1 आना चाहिए सर। तो मैं क्या करूंगा, मैं एलसीएम ले लूंगा किसका, 6 का, 8 का और 12 का। कितना आ जाएगा एलसीएम, 24। 24 एलसीएम ले लिया। इससे क्या फायदा होगा भाई, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है ना जो सबसे डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी। तो अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप सोचो, दिमाग लगाओ। मैं डिवाइड कर दूंगा तीनों को 1/24 से, या 24 से डिवाइड कर दूंगा इन तीनों को। तो इससे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा बेटा ए अपॉन, ध्यान देखो, 6 4 जा 24 हो जाएगा, ठीक है, 7 4 जा 28, तो ए अपॉन 28 हो जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा, बी अपॉन 33। यहां पर आ जाएगा सी अपॉन 10। क्लियर है यहां तक? जल्दी बताइए, हाँ ठीक है, क्लियर है। तो अब आपको पता है कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन दिया है जिसमें ए के सामने 1 है, बी के सामने 1 है और सी के सामने भी 1 है, तो जो उसके डिनोमिनेटर में होंगे वही उनके रेशियो होंगे। बस खत्म हो गया। तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो यहां पर, 28 रेशियो 33 रेशियो 10। और अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि भैया 24 को कैसे डिवाइड कर दिए, 24 को कैसे डिवाइड कर दिए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दो तीनों टर्म इक्वल में है, तो जो चेंज मैं यहां कर रहा हूं वही चेंज अगर मैं यहां भी कर दूं, यहां भी कर दूं, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इनकी वैल्यू में। सही बात है कि नहीं? 2 इज इक्वल टू, अगर मैं लिख दूं बेटा 2 इज इक्वल टू, सॉरी, x इज इक्वल टू, अगर मैं y लिख दूं और मैं दोनों ही जगह 2 से तो इंटू कर सकता हूं ना, कोई दिक्कत है क्या? इक्वलिटी मेंटेन रहेगी ना। 2x इज इक्वल टू 2y होगा। चाहे तो मैं 7 से डिवाइड भी कर दूं दोनों जगह, तब भी कोई भी दिक्कत नहीं है, इक्वालिटी विल बी मेंटेन्ड। जो ऑपरेशन एक साइड कर रहा हूं वही ऑपरेशन अगर दूसरी साइड कर रहा हूं तो इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बेसिक मैथ है ये, ठीक है। पर यहां बच्चे जो है ना गलती करके आते हैं एग्जाम में। ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 1/24 जब मैं कर रहा हूं तो इस एक्सप्रेशन की कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये इक्वालिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट है, मान लीजिए क्वेश्चन है ये, इफ a by b is equal to c by d is equal to e by f is equal to 4/3। तो बताइए कि a माइनस सी, चलो पहले तो ये बता दो, a प्लस, पहला पार्ट है ना, a प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाय b प्लस डी प्लस f की क्या वैल्यू होगी, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा सवाल है a माइनस सी प्लस ई डिवाइडेड बाय b माइनस डी प्लस f की क्या वैल्यू होगी। तीसरा सवाल 3a माइनस 4c प्लस 2e डिवाइडेड बाय 3b माइनस 4d प्लस 2f की वैल्यू क्या होगी। चौथा सवाल 3a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3b स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ये 4 सवाल है, 1 मिनट का समय है, जल्दी देख लो, बन रहा है तो कर लो, नहीं तो पढ़ाएंगे तो फिर देख ही लोगे।
जो तरीका आप लोग को पता है उससे करो ना भाई साहब, ठीक है। यहाँ एक मैं शॉर्टकट बताने वाला हूँ, एक शॉर्टकट बताई जाएगी आपको यहाँ पर हर जगह शॉर्टकट काम नहीं आती, ये भी ध्यान रखना। तो जो तरीका है वैसे सॉल्व करो, ठीक है। और मेरे को बताओ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का क्या क्या आंसर आएगा। ऑल 4/3, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ऊपर तक जाओगे, कुछ ज्यादा ही ऊपर चले जाओगे, ठीक है। फोर्थ का आंसर नहीं है। चलो, इसके आंसर है, पहले का आंसर है 4/3, दूसरे का है 4/3, तीसरे का है 4/3 और चौथे का है 16/9, ठीक है। अभी कैसे आ रहा है, चलो जल्दी, जिसने भी सॉल्व किया है पहले मुझे बताओ कैसे सॉल्व किया। जल्दी बताइए माइक ऑन करके, पहला। जितनों ने आंसर दिया है कोई बता दो पहला कैसे सॉल्व किया, आंसर दिया है ना। सर ए सी और हाँ, ई को 4 ले लिए और बी डी एफ को 3। सर वो आखिर में सब करके वही आ रहा है 4/3। अरे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, गलत है। चलो और बताओ, और किसने कैसे किए। और किसने कैसे किया है, बस। देखो पहले तो यही मुझे पूछ इसलिए रहा हूं ना क्योंकि तुम लोग गलत कर रहे हो, मुझे पता था। आंसर मैच करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, गलत कर रहे हो ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखो, इन्होंने बोला कि A/B जो है 4/3 दिया हुआ है और C/D भी 4/3 दिया हुआ है। तो भाई साहब ने क्या किया है, A = 4 ले लिया और B = 3 ले लिया, C = 4 ले लिया, D = 3 ले लिया। गलती इसमें कोई नहीं है, पर बेटा ध्यान रखो एक चीज, हमेशा ध्यान रखना है कि ये 4 और ये जो अपॉन में दिया हुआ है ये रेशियो दिया हुआ है बेसिकली, है ना। इन केस ऑफ रेशियो, और अगर ऐसे कोई फ्रैक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, डायरेक्टली कंपेयर मत कर देना, एक को दूसरे से डायरेक्टली कंपेयर नहीं करना। ये 4 और 3 नहीं होता बेसिकली, ये होता है 4x और 3x, ठीक है। और ये C और D क्या होता है, 4x, ये 4y और 3y होगा, ये ध्यान रखना। भाई A/B करने पे आंसर 4/3 आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि ये 4 होगा और B 3 होगा, सही बात है ना। A 4 का मल्टीपल होगा और B 3 का मल्टीपल होगा, पर A और B 4 और 3 होंगे ये जरूरी छोड़ना है। बातें समझ में आ रही है, जल्दी बताओ पहले ये मुझे। नहीं आ रही समझ में, देखो, हाँ ध्यान से देखो इधर।
अगर मैं ए ले लेता हूं 8 और बी ले लेता हूं कितना 6, तो ए अपॉन बी कितना आएगा 4/3 आएगा। जल्दी बताओ। ए की वैल्यू अगर मैं 8 ले लूं, बी की वैल्यू अगर मैं 6 ले लूं, तो ए अपॉन बी 4/3 आएगा या 4:3 आएगा। पर क्या ए और बी की वैल्यू क्या 4 और 3 है, ये बताओ। नहीं है। यही चीज तो मैं बता रहा हूं मेरे भाई। तो सर फिर पिछला क्वेश्चन आपने कहीं किया ना, मैंने अभी 4 और 3 लिया था, कहां लिया था, कहां पर यहां पर बोलोगे, तुम लोग बोलोगे कि यहां पर तो सर आपने ए को 3 ले लिया, बी को 4 ले लिया। हाँ लिया मैंने। पर भाई साहब मैं इस चीज का ध्यान हमेशा रखता हूं कि जब भी दो रेशियो में डील कर रहे हो ना बेटा, तो कभी भी डायरेक्टली उनकी वैल्यू एज्यूम नहीं कर लेना है, कभी भी नहीं करना है, अनटिल एंड अनलेस जब तक तुम इन दोनों रेशियो को कोई रिलेशन नहीं स्टेब्लिश कर दे। मैंने किया ना यहाँ पर रिलेशन स्टेब्लिश, बी को सेम किया मैंने, तब फिर मैंने लिया ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 नहीं ली मैंने, ध्यान रखो। बी की वैल्यू 4 ली क्या, नहीं, बी की वैल्यू मैंने 20 ली है, 20। बात समझ में आ रही है। ए की वैल्यू देखो ध्यान से, जब मैंने ए बी और सी को कंबाइन किया है तो मैंने बी को सेम किया, मैंने, तो बी कितना हो गया 20 हो गया। बी ना तो 4 हुआ ना तो 5 हुआ, क्योंकि बी तो भाई कोई एक वैल्यू होगी ना, 4 और 5 कैसे हो जाएगी। समझ में आ रहा है। यही गलती आप लोग करते हो कि ए को डायरेक्टली 3 मान लेते हो, बी को 4 मान लेते हो। हमेशा ध्यान रखो, कि ए और बी जो होता है ना वो 3 यूनिट्स होता है, और बी क्या होता है बेटा 4 यूनिट्स होता है। इस चीज को आप ध्यान रखें। समझ में आ रहा है। तो यहां पर मैं यही चीज बताना चाह रहा हूं कि ए और बी अगर दिया हुआ है, सिर्फ ए और बी दिया हुआ है, तो ये 4 और 3 एक वैल्यू आप ले सकते हो। पर जब दूसरा रेशियो आया सी और डी जब रेशियो आ गया, तुमने सी को क्या ले लिया 4 और डी को भी 3 ले लिया। ठीक है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है बेटा, यही मैं बता रहा हूं। देखो ध्यान से, ए अपॉन बी है, तो जब भी मैं 4/3 दिया तो मैं बोलता हूं कि ए जो है 4, चलो ये तो अभी खैर अभी ये डिवीजन है, एक बार मैं सिंपली रेशियो में ले जाता हूं आप लोग को, कि ए रेशियो बी जो है बेटा अगर दिया है 4:3 दिया हुआ है, ठीक है, तो आप बोल दोगे कि ए 4 है बी 3 है। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता हूं, आज तक जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं मैंने यही बोला है, ए इज 4 यूनिट्स, बी इज 3 यूनिट्स। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ए इज 4x और बी इज 3x। ये चीज ध्यान रखना है आप लोग को। ठीक है, अब कोई और रेशियो आ जाएगा, मान लो सी रेशियो डी आ गया, वो भी 4:3 है, तो फिर से क्या मैं ये बोल दूंगा सी 4 है डी 3 है, नहीं। यहां पर मैं बोलूंगा कि सी हो जाएगा 4y, 4 का कोई मल्टीपल होगा, और जरूरी नहीं है कि x ही हो, सेम मल्टीपल होना जरूरी नहीं है। बस रेशियो सिर्फ यही बता रहा है कि सी जो है 4 का मल्टीपल है, डी 3 का मल्टीपल है। अब मेरे ख्याल से अब तो समझ में आना चाहिए, 3 जो है 3y होता है ये। अब दिक्कत क्या होगी यहां पर, अगर तुम ए को 4 ले लोगे, बी को 3 ले लोगे, और तुमने सी को ही 4 ले लिया और डी को भी 3 ले लिया, दिक्कत क्या हो गई, तुमने ये एज्यूम कर लिया कि ए और सी बराबर है। बात को भेजे तक डालो। तुमने ये एज्यूम कर लिया कि ए और सी जो है बराबर है, जबकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं कहा ही नहीं गया, और यही तुमने पूरा जो है चौपट कर दिया क्वेश्चन। ये दिक्कत है वैल्यू एज्यूम करने में। अगर सिर्फ एक, मान लो सिर्फ ये रेशियो दिया हुआ है, तो ठीक है, ए 4 ले लो बी 3 ले लो, पर जब मल्टीपल रेशियोज दिए हुए हैं तो कभी भी वैल्यूज एज्यूम मत कर लेना डायरेक्ट। कहाँ करना है, अभी क्वेश्चन आगे आगे करते जाएंगे तो थोड़ा तुमको आइडिया लगेगा कि यहां हमने क्यों किया है ना, यहाँ क्यों नहीं किया। तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। ठीक है, ए और सी जरूरी नहीं है इंपॉर्टेंट है, तुमने ए 4 ले लिया सी 4 ले लिया, मतलब तुम मान के चल रहे हो कि और सी इंपॉर्टेंट सेम है दोनों, बट ये ऐसा जरूरी नहीं है ना भाई। सी 8 भी हो सकता है और डी इस केस में 6 भी हो सकता है। इस केस में भी सी अपॉन डी 4:3 ही आएगा। पर यहाँ क्या ए और सी बराबर है, द आंसर इज नो। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से इतनी चीजें आप लोग को समझ में आ रही होगी थोड़ी बहुत। ठीक है, जितना आ रहा है, अभी तो टॉपिक शुरू हुआ है ना, लास्ट तक कोई डाउट नहीं रहेगा, तो बस सुनते जाओ। ठीक है, कुछ थोड़े बहुत डाउट रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे आने वाले जो क्वेश्चन हम करेंगे। मल्टीपल वही चीज है, मल्टीपल बार आप लोग को इस टॉपिक पे बताई जाएंगी, ताकि आपके भेजे में जो है रेशियो और प्रोपोर्शन के कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर घुसे अंदर।
कोई भी डाउट ना रहे कि इधर ऐसा क्यों करते हैं उधर वैसा क्यों करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका जो एक्चुअल तरीका है वो ये है बेटा, देखो ध्यान से, ये रिलेशन दी हुई है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a अपॉन बी जो है वो है 4/3। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, a को लिख सकता हूँ 4b/3, है ना। वैसे ही मैं c को क्या लिख सकता हूँ बेटा, 4d/3, e को मैं लिख सकता हूँ क्या, 4f/3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने वैसे ही चिपका दिया, अलग तरीके से लिख दिया। अब कैलकुलेट करिए, a प्लस सी प्लस ई डिवाइड बाई बी प्लस डी प्लस एफ। तो a, c और e की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 4b/3 प्लस 4d/3 प्लस 4f/3। नीचे क्या आएगा, f प्लस d प्लस f। तुम लोग को एक चीज दिख रही है यहां पर क्या, कि भाई 4/3 कॉमन आ जाएगा, 4/3 कॉमन आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा ना, दिख रहा है कि नहीं। और b प्लस डी प्लस एफ यहां भी है, ऊपर भी आ जाएगा, b प्लस डी प्लस एफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर 4/3। ऐसे आएगा आंसर 4/3, ठीक है। वैसे ही सेम तुम यहां करोगे तो आंसर आएगा 4/3, वैसे ही तुम यहां करोगे तो आंसर आएगा 4/3, और वैसे यहां पर करोगे तो आंसर आएगा 16/9। चेक कर लेना, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। तो तुम लोग से सवाल पूछने का एक ही कारण था कि मुझे पता है कि तुम लोग कहीं कहीं से ये सब करते आ रहे हो कि ए को सी ले लो, बी को वो ले लो, तो ऐसी गलतियां करते हो तुम लोग, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये समझाया है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर डाला है। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो तुम लोग को याद करना है, वो ये फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला क्या बोलता है कि भाई देखिए, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ अगर 4/3 है, तो मैं अगर न्यूमरेटर को ऐड कर दूं, देखिए ये क्या है, a प्लस सी प्लस ई, न्यूमरेटर का एडिशन है, और डिनोमिनेटर क्या है, b प्लस डी प्लस एफ, तो b प्लस डी प्लस एफ कर दिया, तो उसका भी आंसर क्या आता है बेटा, 4/3 आता है। कहने का मतलब ये है, देखो ध्यान से, मैं एक रिजल्ट निकाल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते एग्जाम में, ठीक है, नोट कर लो यहाँ पर। चलो नेक्स्ट पेज में नोट करवाता हूं। रिजल्ट ये है भाई कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ है, मान लो है, कोई भी वैल्यू के इक्वल है, तो मैं यहां से एक रिजल्ट अपने आप बोल सकता हूं कि अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ किसके बराबर होगा बेटा, इनके न्यूमरेटर का सम a प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का सम b प्लस डी प्लस एफ। इसको रूल कहते हैं, ये कोई रूल है, रूल के नाम से इसको वो कर रखा है, पर मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। रूल का नाम क्या है, क्या बोलते हैं इस रूल को, वो अपना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एग्जाम में नहीं पूछेगा कभी। पर आपको ये समझ में आया ना ये रिजल्ट कैसे आ गया, समझ में आ रहा है आप लोग को, अभी प्रूफ किया मैंने फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का। देखो ध्यान से, a अपॉन बी कितना आ रहा था बेटा, 4/3, सी अपॉन डी भी 4/3, ई अपॉन एफ। तो हमने जब a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ किया तो वो भी कितना है, 4/3। मतलब ये तीनों वैल्यूज इक्वल है, 1 2 3, और ये भी इक्वल है इनकी। तो ये रिजल्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं यहां पर तुम लोग को मतलब ऐड हो जाते हैं तो इक्वल में, हाँ बिल्कुल, ऊपर वाला अगर देखो अगर इक्वल में है तो उनके न्यूमरेटर का सम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का सम भी इन्हीं तीनों के इक्वल आएगा, ये है रिजल्ट। एक बार रिपीट करना है, देखो अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन बोल दूं बेटा कि a अपॉन बी जो है सी अपॉन डी के बराबर है, ई अपॉन एफ के बराबर है, तो तुम ये चीज लिख सकते हो कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू इनके न्यूमरेटर का सम a प्लस सी डिवाइडेड बाय इनके डिनोमिनेटर का सम बी डी एफ, बी प्लस डी प्लस एफ। समझ में आ गया, ये चारों चीजें तुम ये लिख सकते हो स्टेटमेंट यहां से कि भाई जो इनका सम आएगा ना ये भी इन्हीं के बराबर आएगा। चलो अब मैं यहां पर एक चीज बताता हूं, अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, ओरिजिनल मेथड मैंने एक्सप्लेन की है कि ऐसे करके कर सकते हो। अब देखो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है, ये चीज ध्यान रखो, अगर देखिए कभी भी ऐसा कुछ इक्वेलिटी वाली इक्वेशन दी हुई है और जो ऑपरेशन न्यूमरेटर में हो रही है एग्जैक्टली वही ऑपरेशन अगर डिनोमिनेटर में हो रही है, ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए
ये वाला देखिए, ए के सामने किससे इंटू किया है 1 से, इसका डिनोमिनेटर क्या था ए का बी, बी के सामने किससे इंटू किया है 1 से, ठीक है। वैसे सी में किससे इंटू किया 1, डी में भी 1, ई में कितना 1, एफ में भी 1। तो जो ऑपरेशन न्यूमरेटर में है अगर वही ऑपरेशन डिनोमिनेटर में है तो क्या होगा, इन ये जो एक्सप्रेशन बनता है ना वो हमेशा सेम आता है, सेम, मतलब ए अपॉन बी के बराबर आएगा, सी अपॉन डी के बराबर आएगा, ई अपॉन एफ के बराबर आएगा। ध्यान से देखो, अब ये वाला देखो एक्सप्रेशन, यहां पर क्या किया है भाई, ए को किससे इंटू किया इन्होंने 1 से, बी को भी कैसे किया है 1 से, ए अपॉन बी, है ना, ए को भी 1 से, बी को भी 1 से, ठीक है बढ़िया। अब देखो सी अपॉन डी, यहाँ पर सी को कैसे इंटू किया है -1 से, डी को कैसे इंटू किया है -1 से, तो सी को -1 से किया है, डी को -1 से किया है। तो जो ऑपरेशन ऊपर हो रही है वही ऑपरेशन नीचे हो रही है। ई और एफ में क्या ऑपरेशन हो रही है भाई, ई को 1 से, एफ को भी 1 से, देखो है ना 1 है 1। तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा ये अगेन किसके इक्वल आएगा बेटा, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ, या 4/3 के बराबर आएगा। ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अरे कुछ भेजे में जा रहा है, देखो ध्यान से, यहां पर ए अपॉन बी, यहां पर देखिए ए को 3 से इंटू किया, बी को भी 3 से इंटू किया, सी को -4 से, डी को भी -4 से, ई को 2 से, एफ को भी 2 से। तो जो ऑपरेशन ऊपर हो रही है वही ऑपरेशन नीचे हो रही है, मतलब जो ए में हो रही है वही बी में, जो सी में हो रही है वही डी में। तब ये जो एक्सप्रेशन आएगा इसकी वैल्यू इन तीनों के बराबर ही आएगी, ठीक है। और इन तीनों की वैल्यू क्या दे रखी है 4/3, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा बेटा इक्वल टू 4/3। सर ई और एफ वाला नहीं समझ में आया, अब ई और एफ कहां से आ गए, क्या ई और एफ बोलो। अरे कुछ बहुत बड़ा नहीं बताया भाई, एक बार उसे देखोगे तो आ ही जाएगा। अरे ए को 3 से इंटू किया, बी को भी 3 से, सी को -4 से, डी को -4 से, ई को 2 से, एफ को भी 2 से। तो जो ऑपरेशन न्यूमरेटर में हो रही है वही ऑपरेशन डिनोमिनेटर में हो रही है, और ऊपर नीचे वही ऑपरेशन हो रही है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो ये एक्सप्रेशन आएगा ये इन्हीं तीनों के बराबर आएगा। इन तीनों की वैल्यू क्या दी है 4/3, तो ये 4/3 के बराबर आएगा। एक बार वापस से देखना, वीडियो अपलोड होगा तो, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ खास नहीं बता रहा हूं, सो रहे हो तुम लोग, ठीक है। चलो लास्ट एक्सप्रेशन देखो ध्यान से, लास्ट वाला देखो, बाकी लोग को भी नहीं समझ में आया क्या ये कुछ समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ, बस ऐसे ही बताते जा रहा हूँ, जल्दी बताओ। ठीक है। अब देखो लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ ए और बी लिखा हुआ है, सी और डी लिखा हुआ है, ई और एफ, पर यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर, सी स्क्वायर, ई स्क्वायर, बी स्क्वायर, डी स्क्वायर, एफ स्क्वायर, तो स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर कैसे आ रहा होगा भाई, ऑब्वियस ही बात है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं ना आप स्क्वायर के फॉर्म में। देखो कैसे, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो बेटा, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। देखो अगर मैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया है, ई इज इक्वल टू ई अपॉन एफ दिया है 4/3, मैं सबको स्क्वायर कर दूं अगर, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ई स्क्वायर एफ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 9 और 3, सॉरी 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। ये लिख सकता हूं ना मैं, बताइए। इस वाले एक्सप्रेशन से ये तो मैं लिख ही सकता हूं, सबका स्क्वायर कर दिया मैंने, क्योंकि सब बराबर है तो उनका स्क्वायर भी बराबर होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब ध्यान से देखो, पेनी नजरों से देखना है अब यहां पर, देखो वही सेम केस हो गया कि फ्रैक्शंस दिए हुए हैं 3 इक्वल, और ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें देखिए ए स्क्वायर को काहे से इंटू कर रहे हैं 3 से, तो ए स्क्वायर को 3 से इंटू करें तो बी स्क्वायर को भी काहे से इंटू करना चाहिए 3 से, तो देखिए बी स्क्वायर भी 3 से इंटू किया है। सी स्क्वायर डी स्क्वायर, देखो सी स्क्वायर को कैसे इंटू किया -4 से, डी स्क्वायर को कैसे इंटू किया -4 से, ई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है, एफ स्क्वायर, तो ई स्क्वायर को कैसे इंटू किया भाई 2 से, एफ स्क्वायर को भी 2 से, मतलब जिस वैल्यू से न्यूमरेटर को इंटू किया है उसी वैल्यू से डिनोमिनेटर को इंटू किया है, तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा ये किसके इक्वल बनेगा बेटा, इन्हीं तीनों के इक्वल आएगा, ठीक है। और इनकी वैल्यू क्या है, ये तीनों किसके बराबर है 16/9 के, तो इनका इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 16/9, या ये एक्सप्रेशन जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर भी है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर के बराबर भी है, ई स्क्वायर एफ स्क्वायर के बराबर भी है। बात समझ में आ रही है, भेजे में आ रही बात, शॉर्टकट, जल्दी बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में।
पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है इन सवाल में, ठीक है। जिनको जिनको नहीं समझ में आया है भैया, थोड़ा दिमाग में जोर डालना है। जब वीडियो अपलोड होएगा 2-3 बार देख लेना प्रेम से, शांति से, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। एक ये पैटर्न आता है एग्जाम में। मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है ए प्लस बी रेशियो, बी प्लस सी रेशियो, सी प्लस ए, दिया हुआ है इन्होंने 7:9:13। देन 1/a रेशियो 1/b, एज इट इज क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ठीक है, परीक्षा में पूछा हुआ सवाल कि भाई a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, इन्होंने दे रखा है 7, 9 और 13, और आपसे पूछ रहे हैं 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c, रेशियो 1/c। एक नॉर्मल तरीका है, आप सबको पता है कि भाई a प्लस बी जो हो जाएगा, यहां से लिख सकते हो a प्लस बी जो है वो है 7x, b प्लस सी हो जाएगा 9x, और c प्लस ए हो जाएगा 13x। थोड़ा बहुत सॉल्व करो, 3 इक्वेशन है, तीनों को किसी किसी टर्म में लिख लो और फिर ये रेशियो निकाल लो, ठीक है। जो कॉमन टर्म होगी वो कट जाएगी तीनों जगह से। ये तरीका है, लंबा चौड़ा है, लंबा जाता है, ठीक है। क्या कोई और तरीका है, कोई शॉर्टकट तरीका हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं? क्वेश्चन ये है। और ध्यान से देखो बेटा, रेशियो जो है एक ही है, मैंने हमेशा बताया जब रेशियो मल्टीपल दिए हुए हैं, जैसे ये एक रेशियो दिया हुआ है, फिर एक और रेशियो यहाँ दे देता हूँ 7+a रेशियो b प्लस डी रेशियो e प्लस f, है ना, ये भी कुछ दे देता। तो यहां पर आप वैल्यू एज्यूम नहीं कर पाओगे कि a प्लस बी को मैं 7 मान लू, c प्लस ए को भी मैं 7 मान लू, ये नहीं कर पाओगे। जब एक ही रेशियो दिया हुआ है, देन ऑब्वियसली आप बोल सकते हो कि a प्लस बी जो है वो 7 यूनिट्स है, b प्लस सी जो है 9 यूनिट्स है, और c प्लस ए जो है 13 यूनिट्स है, या 13 मान लो, या 7 मान लो, या 9 मान लो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कोई दूसरा रेशियो यहाँ पर दिया ही नहीं है। बातें समझ में आ रही है आप लोग को? और जब भी मैं बोलता हूं कि a प्लस बी जो है 7 है, हमेशा ध्यान रखना मैं 7 बोल रहा हूं पर दैट इज 7x, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, देखो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका अगर आप देखो तो एक मिनट दीजिए, देखो ध्यान से देखिए, ई को मैं बोल सकता हूँ 7, ए प्लस बी जो है वो 7 यूनिट्स है या 7x है, ठीक है। बी प्लस सी क्या है भाई, 9 यूनिट्स है, 9x है, और सी प्लस ए क्या है भाई, 13 यूनिट्स है ना। इसमें कोई दिक्कत है, कोई भी ऐसा कोई रूल जो मैंने वायलेट किया है? कुछ नहीं किया है भाई। ये जो 7x लिखा है, 9x लिखा है ना, इसी को मैंने 7 यूनिट्स लिखा हुआ, लिखा नहीं है यहाँ पर, 9 यूनिट्स और 13 यूनिट्स लिखा हुआ, ठीक है। चाहे तो यूनिट लिख लो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर यूनिट लिखूंगा तो सेम चीज हो जाएगी यहाँ पर जो यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि देखो तुम अल्टीमेटली यही देखोगे कि जो यूनिट है ना वो कैंसिल हो जाएगा। किस स्टेज में कैंसिल होगा? यहाँ पर कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ तुम रेशियो निकाल रहे हो ना बेटा, तो रेशियो निकाल रहे हो तो जो भी यूनिट्स तीनों जगह आएगा तो कैंसिल हो जाना है अल्टीमेटली, इसलिए मैं उसको यहाँ पर ना भी लिखूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये चीज आप समझ सकते हो, है ना। क्योंकि भाई a प्लस बी जो है किसी यूनिट्स की टर्म में, b प्लस सी भी यूनिट्स की टर्म में, c प्लस ए भी यूनिट्स या x की टर्म में, मान लो यहाँ x लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू भी x के टर्म में आएगी, b की भी x के टर्म में आएगी, और c की भी x के टर्म में आएगी, राइट। जल्दी बताओ मुझे, जब मैं इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं किसी तरीके से, वैसे 3-4 इक्वेशन को सॉल्व करना इज नॉट एन इजी प्रोसेस, ये ध्यान रखना। दो वेरिएबल सॉल्व कर लोगे बड़ी इजिली, 3 वेरिएबल में ना बड़ा लंबा चौड़ा स्टेप्स जाती हैं आगे। मान लो मैं सॉल्व कर भी लेता हूं तो a जो है x के टर्म में आएगा, बताइए, b भी x के टर्म में आएगा और c भी x के टर्म में आएगा, जल्दी बताओ।
ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोग, है ना? तो जब मैं 1/a 1/b और 1/c का रेशियो लूंगा तो x तो कैंसिल हो ही जाना है ना, क्योंकि x तीनों जगह आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं ये ना करके मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ भाई, a प्लस बी को 7x ना बोल करके 7 बोल देता हूँ, b प्लस सी को 9 बोल देता हूँ, c प्लस a को 13 बोल देता हूँ। और एक ही रेशियो दिया हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू ले लो 7 9 13, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये किसी भी चीज को वॉलेट नहीं कर रही है, इनका जो रेशियो है 7 9 और 13 है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। पहली मेथड ये है कि देखिए इन तीनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं, a प्लस बी कितना है भाई 7, b प्लस सी कितना है 9, c प्लस सी कितना है 13, या आप 7 यूनिट्स 9 यूनिट 13 यूनिट मान लो, वो आपके ऊपर है, ठीक है? और मैंने एक्सप्लेन किया कि यूनिट मानने की कोई भी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब रेशियो निकालोगे तो यूनिट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है? चलिए अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ऐड करो, 9 7 16, 16 और 13 कितना हो जाएगा, ये 16 13 29, 29, ये 29 आ रहा है, एक मिनट, तो एक मिनट, 13 29 2a 2b, ओके, रुक जाओ, ये आई थिंक ये 13 है क्या क्वेश्चन में, रुको एक मिनट, 7 9 13, चलिए सॉल्व करते हैं। मेरे को लग रहा है मैंने शायद यहाँ पर कुछ डिफरेंट वैल्यू है, पर देखते हैं सॉल्व करके, ठीक है? तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से 29/2 आ जाएगा, है ना? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, 29/2। ओके, आई थिंक ये वैल्यू जो है अलग है, एक मिनट मुझे क्वेश्चन चेक कर लेने दो, क्वेश्चन आगे है ये, फाइव 7 एंड 6, फाइव 7 एंड 6, 7 5 12, 12 और 6 18, इसको चेंज कर दो क्वेश्चन को, कहाँ गया, यही है ना? 7 5 और 6 कर दीजिए इसको, सात 3 20, 20 माइनस 9, में कुछ वैल्यू जो है ये गड़बड़ है, कितना होगा ये, एक मिनट दीजिए मुझे, a प्लस 2b प्लस सी, 16 माइनस 13 इज 3, ओके, 20 माइनस 9 इज 11, आई थिंक ये सही आ रहा है यार, एक मिनट, कितना दिया था, 7:9:13, ओके। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ, a प्लस बी 7, b प्लस 7 इज 9, c प्लस a इज 13, तीनों को ऐड अगर मैं कर दिया तो कितना हो जाएगा ये, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा, 9 7 16, और 16 और 13 हो जाएगा 29, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ रही है 29/2। चलिए इसको अभी आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं भाई, मतलब मेरे हिसाब से यहाँ फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, पर लेट्स सी, यहां तक क्लियर है? अब देखो ध्यान से, आपने निकाल लिया कि a प्लस बी प्लस सी जो है 29/2 है या 29/2 यूनिट्स है, ठीक है? दोनों ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और आपको पता है कि a प्लस बी कितना यूनिट्स है भाई, 7 यूनिट्स। a प्लस बी प्लस सी अगर आपको पता है और a प्लस बी पता है आपको, तो आपको देखो भाई दोनों को अगर माइनस कर दोगे तो यहां से c आ जाएगा ना, दिख रहा है?
देखो a प्लस बी 7 यूनिट्स है, a प्लस बी प्लस 7 कितना है? मैंने एक इक्वेशन ऐसी सॉल्व करवाई थी ना बेटा, याद करो, स्टार्टिंग वाली क्लासेस में इक्वेशन ऐसी सॉल्व करवाई थी मैंने, जहां पर a प्लस बी प्लस सी निकालते हैं अपन, और फिर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं इक्वेशन को और सारे वेरिएबल्स निकाल लेते हैं लाइन से। यहाँ a प्लस बी है, यहाँ a प्लस बी प्लस सी है। अगर मैं इस इक्वेशन को इससे माइनस कर दूंगा तो यहाँ c आ जाएगा बेटा, दिख रहा है आप लोग को, राइट? तो c आ जाएगा 29/2 माइनस 7, ये कितना हो जाएगा? एलसीएम वगैरह ले लीजिए, 14, तो ये 15 हो जाएगा, 15/2, ये c की वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही आप b निकाल सकते हो, a भी निकाल सकते हो। ये a प्लस बी प्लस सी है, ये b प्लस सेकंड इक्वेशन देखिए, b प्लस सी है, माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। और वैसे ही थर्ड इक्वेशन की हेल्प से क्या कर सकते हो, माइनस कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? p की वैल्यू आ जाएगी। तो a b c और तीनों निकाल सकते हो आप, ठीक है? 15/2 बोल दो या 15/2 यूनिट्स बोल दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, जब भी मैं क्वेश्चन में अगर ऐसे लिख रहा हूं कभी भी a प्लस बी जो है 7 है, तो आपको मान के चलना है वो 7 नहीं है, वो 7 यूनिट्स है, ठीक है? दिमाग में ये रखना हमेशा, कभी भी गलती नहीं करोगे पेपर में, अदरवाइज गलती कर सकते हो, जब 2-3 रेशियो दिए रहेंगे ना तो गलत करके आ जाओगे एग्जाम में। चलिए, या तो ऑप्शन मैच नहीं होगा या तो आंसर ही नहीं आएगा, वही होता है मोस्टली। तो सी आ जाएगा 15/2, और यहां से सॉल्व कर लोगे बेटा तो बी आ जाएगा 3/2, और यहां पर ए आ जाएगा 11/2। तो ए बी और सी की वैल्यू आ गई है अपने पास। हमें क्या निकालना है? 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। तो 1/a कितना हो जाएगा? इट विल बी 2/11, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है? और 1/b कितना हो जाएगा? 2/3, और 1/c कितना हो जाएगा? 2/15। तो दोनों जगह 2 है, कॉमन है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/11 रेशियो 1/3 रेशियो 1/15। और आपको पता है फ्रैक्शन को अगर कन्वर्ट करना है रेशियो में तो एलसीएम से इंटू कर दो। किसके एलसीएम से भाई? 11, 3 और 15 का। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 11 इंटू 15 आ जाएगा, ठीक है? तो 11 इंटू 15 से इंटू कर दोगे तो ये रेशियो आ जाएगा बेटा 15 रेशियो 55 रेशियो 11। क्लियर है क्या ये मेथड? जल्दी बताइए। और मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं बेटा, चीजें जो है टफ हैं, जितना इजी बनाया जा सकता है उतना बनाने की कोशिश करूंगा मैं। पर अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आप इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहां 4-5 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, और आप ये सोच रहे हो कि अगर आपको ये इसमें कंफर्टेबल नहीं हो आप इन सब चीजों में, तो आप कभी भी पेपर नहीं निकाल पाओगे। इस चीज को ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है? तो अपना लेवल बढ़ाना है। ये नहीं कि सर कठिन मत पढ़ाओ, आसान पढ़ाओ, उससे कोई फायदा ही नहीं होने वाला, क्योंकि ये एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन ना, ये तो आपको आने ही चाहिए। तो अगर टफ चीजें भी आ रही हैं एग्जाम में तो आपको अपना लेवल प्रैक्टिस के थ्रू उतना करना पड़ेगा, तभी कंपीट कर पाओगे एग्जाम में, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो अगर चीजें नहीं समझ में आ रही है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक समझ में ना आए तब तक देखना है, छोड़ना नहीं है उसे। बात समझ में आ रही? तो ये हो गई मेथड 1। और मैथ्स इज ऑल अबाउट कि कितने टेक्निक्स आपको पता है। जितनी ज्यादा टेक्निक्स, और वो प्रैक्टिस से आती है, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने टाइप के क्वेश्चन करोगे, उतनी ज्यादा टेक्निक्स दिमाग में रहेगी, उतना ही कंफर्टेबल होगे आप एग्जाम में। इस चीज को ध्यान रखें। तो मेथड 1 इज क्लियर, ठीक है? अब देखिए मेथड 2 भी है इसको सॉल्व करने की। देखो ध्यान से, अब ये मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, अब ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। ये a प्लस बी जो है, इसको अगर मैं ऐड कर दूं b प्लस सी से और माइनस कर दूं c प्लस ए से, तो क्या बनेगा बताइए? देखो ध्यान से, a प्लस बी है 7 के बराबर, b प्लस सी है 9 के बराबर, c प्लस ए है 13 के बराबर। तो मैं क्या कर रहा हूं, a प्लस बी को ऐड कर रहा हूं b प्लस सी से, तो क्या मिलेगा मुझे बताइए? ये मिल जाएगा a प्लस 2b प्लस सी, और राइट हैंड साइड में भी ऐड हो जाएगा 7 और 9, तो कितना हो जाएगा? 16, ठीक है? और मैं माइनस कर रहा हूं c प्लस ए से। देखो ध्यान से, जब मैं इसको c प्लस ए से माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, ठीक है? और राइट हैंड साइड में क्या होगा? ऐड किया था 16 हो गया, 16, और राइट हैंड साइड में 13 माइनस करना पड़ेगा, तो 16 माइनस 13 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा? 3। मतलब 2b की वैल्यू आ जाएगी 3। और ये कैसे आई? सिंपल है बेटा, a प्लस बी को b प्लस सी से ऐड किया और c प्लस ए से माइनस कर दिया, जो भी इनका रिजल्ट आया ना उसको c प्लस ए से माइनस कर दिया, तो वहां से क्या आ गया? 2b आ गया 3 के बराबर। तो यहां बोल सकता हूं b की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2 आ गई ना? वैसे ही अगर आपको a की वैल्यू निकालनी तो आप कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, पहले इन दोनों को ऐड करके
थर्ड वाले से माइनस कर दो, फिर क्या करो, इन दोनों को ऐड करके फर्स्ट वाले से माइनस कर दो, और फिर तीसरा क्या बचेगा, इन तीन दोनों को ऐड करके सेकंड वाले से माइनस कर दो। जब आप ऐसा करोगे तो ए, बी और सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां से भी। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं, एक करके बता दिया मैंने। बाकी ए की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, ऐसे ही बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ये आपका होमवर्क है। अगर देखो ध्यान से बेटा, अगर चाहते हो कि मैं निकालूं, देखो अगर मुझे बी निकालना है तो बी तो मैंने निकाल ही लिया, अगर मुझे ए निकालना है तो देखो ध्यान से, ए प्लस बी को ऐड कर दिया अगर सी प्लस ए से, तो क्या मिलेगा, 2a प्लस बी प्लस सी मिलेगा ना, ए 2 टाइम्स है, 2a प्लस बी प्लस सी, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 7 प्लस 13 मतलब 20 हो जाएगा। ये सब मन ही मन में करना होता है भाई, इतनी आदत डालो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आया है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको मैं माइनस कर दूं बी प्लस सी से, तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा 2a, क्योंकि बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 प्लस 13 इज 20 हो गया था, 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, तो 2a की वैल्यू 11 हो गई, मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 11/2। ऐसे करके आप तीनों ही वैल्यूज निकाल सकते हैं, ए बी तो निकाल ही लिया था, ए भी निकाल सकते हो और सी भी निकाल सकते हो। ये हो गई दूसरी मेथड। तो मैंने बेसिकली दो मेथड बताई है इस इक्वेशन को सॉल्व करने की। एक मेथड क्या है कि तीनों को ऐड कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर हर इक्वेशन का यूज करके क्या कर लोगे, ए बी और सी की वैल्यू निकाल लोगे। दूसरी मेथड क्या है कि ए प्लस बी को ऐड कर लो बी प्लस सी से और माइनस कर दो सी प्लस सी से, तो यहां पर आ जाएगी बी की वैल्यू आ जाएगी। वैसे बी प्लस सी को ऐड कर दो सी प्लस ए से और माइनस कर दो ए प्लस बी से। तो ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो। क्लियर है कि नहीं है ये बताइए। सेम क्वेश्चन एलजेब्रा के फॉर्म में आते हैं, डिफरेंट जगह पर सेम टाइप ऑफ इक्वेशंस आती हैं क्वांट में। तो जब तक तुम्हें नहीं पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है तो एग्जाम में कभी नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें पता नहीं है कि भाई मुझे ऐड करना पड़ेगा, तब ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ठीक है, तब सॉल्व होगी। अदरवाइज ये इक्वेशंस कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, इस चीज का ध्यान रखिए। बताइए। चलो एक बार ना एग्जाम में क्वेश्चन आया, इसी पे एक और क्वेश्चन किया एग्जाम में, उसने क्या किया, उसने दे दिया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 27। मतलब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया, a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए 7, 9 और 13 दिया, 1/a रेशियो 1/b 1/c पूछा हुआ है, और एक और इन्होंने चीज दी हुई है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 27। तो बेटा अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि पिछले क्वेश्चन में ये दिया हुआ था क्या, नहीं, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया था क्या अपना, हाँ सही बात है। कहने का मतलब ये है कि जो इन्होंने क्वेश्चन एग्जाम में पूछा उन्होंने ये भी दे रखा था, इसकी कोई भी आवश्यकता है ही नहीं, इसको ना सिंपली आपको क्या करना था, इग्नोर कर देना था। समझ में आ रहा है, इसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए से जो है ए रेशियो बी रेशियो सी आ जाता आपका, तो 1/a रेशियो 1/b 1/c निकाल लेते हैं, वो तो पता ही है कैसे निकालते हैं। मतलब ये वाली इंफॉर्मेशन का कोई भी यूज जरूरत ही नहीं थी इसकी। और कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ वैल्यू निकालेंगे, फिर यहां से क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये जो एक्स आ रहा है ना एक्स, इसको निकालेंगे, फिर ए की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन हम है तेज, हम तेज क्या है कि हमें पता है कि रेशियो जो है वो कंपैरिजन होता है, और रिजल्ट में भी आपसे क्या पूछ रहा है, रेशियो ही पूछ रहा है। तो जब कंपैरिजन की बात हो रही है तो आपको पता है कि एक्स जो है वो कैंसिल ही हो जाएगा ना भाई यहाँ, तो एक्स की वैल्यू क्यों निकालना। तो समझ में आया। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उन्होंने ये भी दे रखा था, पर इसका कोई यूज ही नहीं था, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमने इसका यूज किया क्या, नहीं किया, बस यही बता रहा था। जल्दी बताओ। क्लास को जिसको सब कुछ समझ में भी आया ना, मैं उससे भी एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को एक बार जरूर देखा करो वापस से, ठीक है, फायदे में रहोगे हमेशा। जो चीजें क्लास में बताई जा रही हैं कुछ चीजें इस नहीं समझ में आती उस टाइम,
तो वापस से वीडियो सबको ही देखना है एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इनवर्स रेशियो का। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बेटा इनवर्स रेशियो का, है ना। क्वेश्चन है 2:3:5। इनवर्स रेशियो का नाम से समझ में आ रहा है कि रेशियो को इनवर्स कर देना है। मतलब अगर 2:3:5 दिया है तो इनका उल्टा कर दो, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि भाई ये रेशियो दिया है, इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सिंपल से, हलवा से, है ना। हलवा टाइप के क्वेश्चन है ये कि भाई एक रेशियो दे दिया मैंने और मैंने पूछा कि इनवर्स रेशियो क्या होगा इसका। तो क्या करना है भाई, जो रेशियो दिए उनको उल्टा कर दो, 1/में कर दो उनको, ठीक है। अब आपको पता है इसको सॉल्व करना, तो आप लोग को ऑलरेडी आता है। कैसे सॉल्व करते हैं भाई, एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेना होता है किसका, 2, 3 और 5 का, उससे इंटू कर देना इन तीनों को, है ना, ताकि ये फ्रैक्शन से इंटीजर हो जाए। तो कितना आ जाएगा भाई, ये 30 आ जाएगा ना। तो 30 से इंटू कर दो तो ये हो जाएगा 15:10:6, ये है आंसर। तो 2:3:5 का इनवर्स रेशियो क्या है बेटा, 15, 10 और 6। समझ में आ रही बात, जल्दी बताओ। तो अगर मैं ये भी कह सकता हूं कि A/B रेशियो C/D रेशियो E/F का इनवर्स रेशियो क्या होगा, इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो क्या होगा। सिंपल सी बात है कि भाई ये ऐसे अगर दिए हैं तो इनवर्स रेशियो में क्या होगा, 1/में हो जाएगा, 1/में। तो जब मैं 1/A/B करूंगा तो B ऊपर आ जाएगा, A नीचे आ जाएगा। तो A/B का इनवर्स क्या होता है बेटा, B/A। C/D का इनवर्स D/C। और E/F का इनवर्स क्या होता है, F/E। और इसको कन्वर्ट करना है तो इंटू करना पड़ेगा, किससे, इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंटू करना पड़ेगा एलसीएम ऑफ A, C एंड E से। यही आपका आंसर। चलिए ठीक है, जो मैंने अभी बताया ना बेटा करके यहाँ पर, उसी को मैंने A, B और C के टर्म में बता दिया, बहुत बाकी कुछ नहीं किया हमने। नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड रेशियो। इसका क्या मतलब होता है, देखिए 3:5 दिया हुआ है और दिया हुआ है 7:9। आपको बोला कि इसका कंपाउंड रेशियो निकाल के बताओ। तो कुछ नहीं करना है भाई, न्यूमरेटर को इंटू कर दो न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को इंटू कर दो डिनोमिनेटर से। तो 7, 3 × 7 रेशियो 5 × 9, तो हो जाएगा 21 रेशियो कितना, 45। और दिख रहा है कि अभी ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 से कट जाएगा ना, ये 3 यहाँ कॉमन था राइट, यहाँ 3 था ना, यहाँ भी 9 है तो कैंसिल हो जाएगा 3। तो 7 3 21 और 15 3 45। तो आंसर कितना आ जाएगा, 7:15। राइट। चलो क्वेश्चन देखो, ये द कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ दिस इज, देखो दो चीजें करनी है, कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ रेशियो, ये रेशियो दिए हुए हैं, ये रेशियो दिए हुए हैं, इनका क्या करना है, कंपाउंड रेशियो करना है, फिर इनवर्स रेशियो करना है। देखो ध्यान से, सॉल्यूशन, इन्होंने बोला है कि आपको निकालना है कंपाउंड रेशियो, किसका कंपाउंड रेशियो निकालना है, इनवर्स रेशियो का, किसका इनवर्स रेशियो, इनका। तो सबसे पहले आपको ना इनवर्स रेशियो निकालना है इनका, एक्स रेशियो वाई जेड, वाई रेशियो जेड एक्स और जेड रेशियो एक्स वाई। इनका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा, सही बात है, वाई जेड अपॉन एक्स। इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, जेड एक्स अपॉन वाई। इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन जेड। ये हो गया इनका इनवर्स रेशियो, उल्टा कर दिया ना इनको। है ना, ये एक्स अपॉन वाई जेड था तो इसको उल्टा कर दिया तो वाई जेड अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इनका कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो ये रेशियोज है, इनका कंपाउंड रेशियो क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट ही होता है, न्यूमरेटर को इंटू कर दो आपस में, वाई जेड इंटू जेड एक्स इंटू एक्स वाई, रेशियो या डिवाइड, रेशियो मतलब डिवाइड का साइन ही होता है, डिनोमिनेटर को इंटू कर दो आपस में, ठीक है।
यही बताया था ना कंपाउंड रेशियो में, x इंटू वाई इंटू जेड। तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल और z से z, तो ये आ जाएगा भाई x y z। अरे बात समझ में आ रही है? इन्होंने दो चीज करने को बोली थी। कंपाउंड रेशियो निकालना है किसका? इनवर्स रेशियो का। किसके इनवर्स रेशियो का? इनका। सबसे पहले इनका इनवर्स रेशियो आप निकालिए। तो x रेशियो वाई जेड का इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा बेटा? वाई जेड अपॉन एक्स, या वाई जेड रेशियो x हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा जेड एक्स अपॉन वाई, इसका हो जाएगा एक्स वाई अपॉन जेड। और इनका कंपाउंड रेशियो क्या होगा? कंपाउंड रेशियो अभी बताया ना, कंपाउंड रेशियो होता है, कहां गया भाई? कंपाउंड रेशियो होता है न्यूमरेटर को इंटू कर दो और डिनोमिनेटर को इंटू कर दो। तो न्यूमरेटर है इनके वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई, इनको इंटू कर दो, डिवाइडेड बाय इनके डिनोमिनेटर एक्स वाई जेड। तो ये एक्स वाई जेड आ गया, एक्स वाई जेड। समझ में आया आप लोग को? बताइए जल्दी। अगर ये समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, इसको सॉल्व करिए आप लोग। आंसर आया क्या? देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। ए रेशियो बी, एक तो नॉर्मल तरीका है बेटा। नॉर्मल तरीके में क्या है कि ए को 3x मान लो, बी को 2x मान लो। ये नॉर्मल तरीका है, और ये रेशियो निकाल लो, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऊपर एक्स आएगा, नीचे एक्स आएगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। पर इसका दूसरा तरीका है। देखो दूसरा तरीका क्या है। ए को आप 3 मान लो ना भाई, बी को 2 यूनिट्स मान लो, 3 यूनिट्स 2 यूनिट्स। यहां भी तो रेशियो ही पूछ रहा है, तो यूनिट यूनिट कैंसिल ही हो जाना है। तो आप कैलकुलेट कर लो, आपको पूछ रहा है ये 5a प्लस 2b डिवाइडेड बाय 3a प्लस 4b। तो 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू, वैल्यूज पुट कर दो, प्लस 4 इंटू 2। कितना आ जाएगा ये? ऊपर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5 या 15, 19, और नीचे आ जाएगा 17।
19/17 सी ऑप्शन है। क्या था इसमें भाई, कोई दिक्कत है क्या इसमें? सी ऑप्शन है, ठीक है। अब ये एक और क्वेश्चन है, ये वाला। मान लो कि आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने को बोल रहा है। अब ध्यान दो बेटा, यहां पर मैं तुम लोग को एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा था। वो क्या है, जो हमने डिस्कस किया था कि A/B अगर 3 और 2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि A 3 है और B 2 है। इसका मतलब ये कतई नहीं होता, बल्कि A होता है 3x और B होता है 2x, ये होता है इसका मतलब। पर अगर आपको मान लो अभी सवाल में तो ये बोला था, और यहां मैंने A को 3 और B को 2 क्यों माना? क्योंकि मुझे पता है मुझे रेशियो निकालना है बेटा, और रेशियो निकालने में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर भी x आएगा नीचे भी x आएगा, कैंसिल हो जाएगा। दैट इज डिफरेंट थिंग। तो इसलिए मैंने 3 और 2 ही मान लिया डायरेक्ट। और यहां पर देखिए, यहां पर एक एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना है ना भाई। यहां पर एक नंबर नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है उससे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे अगर मैं बोलूं, ध्यान दो बेटा, अगर मैं बोल दूं इसकी जगह मैं बोल दूं कि आप कैलकुलेट करिए A-3 की वैल्यू क्या होगी, A-3 की वैल्यू क्या होगी। तो अगर गलती से भी आपने ये गलती कर दी कि A को मान लिया 3 और B को मान लिया 2, तो A की वैल्यू तो 3 हो गई। तो 3 - 3 कितना आ जाएगा आंसर आपका? 0 आ जाएगा, जो कि गलत है, जो कि गलत है। तो ध्यान रखना, क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि 0 ही आंसर आएगा। A की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 का मल्टीपल कुछ भी हो सकती है। मतलब A की वैल्यू 30 भी हो सकती है, और 30 - 3 कितना हो जाएगा बेटा? 27। तो ये भी आंसर हो सकता है। तो 0 आंसर बोलना इज नॉट करेक्ट। बात समझ में आ रही? तो जब भी, और यहां पर इसलिए मैं नहीं ले पाया क्योंकि यहां पर जो है कंपैरिजन यूज नहीं हो रहा है, यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। तो जब भी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट होगी तो यूनिट वाली जो है डायरेक्ट वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, पर यहाँ रेशियो कैलकुलेट हो रहा था, तो यहां पर मैं वैल्यू डाल पा रहा था उसमें, क्योंकि ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर क्या है, यहां पर भी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। पर ध्यान दो बेटा, ये जो एक्सप्रेशन है जहां ए और बी यूज हो रहे हैं, वो अगेन काहे में है? रेशियो में है ना। यहां पर क्या था, ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली ए की वैल्यू मांग रहा है। ए की वैल्यू तो 3 नहीं है, बात समझ आ रही? पर यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है, ये रेशियो ही है, ये रेशियो है। तो रेशियो में आपको पता है कि एक्स ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा और कैंसिल हो जाएगा, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो इस केस में भी आप ए की वैल्यू क्या मान सकते हो बेटा? 3, और बी की वैल्यू 2 मान सकते हो। कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है जहां ए और बी यूज हो रहे हैं, वो रेशियो में है। समझ में आ रही है? तो कभी भी एक्सप्रेशन अगर रेशियो में है, तो उनकी वैल्यू जो है, ए को 3 और बी को टी मान के आगे बढ़ सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ रही बात? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, यहां पर ए की वैल्यू आप रख दीजिए 3 और बी की वैल्यू 2 रख दीजिए। तो अभी हमने कैलकुलेट किया था ये एक्सप्रेशन, इसका आंसर क्या आ रहा था? 19/17। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 19/17, और ये हो जाएगा -2/17। तो कितना हो जाएगा ये? 17/17, मतलब आंसर कितना जाएगा? 1। अरे बात समझ में आ रही है आप लोग को? जल्दी बताओ। ठीक है सर, बस वैल्यू पुट करनी थी। हाँ हाँ, ऐसे ही समझ लो भाई, बस वैल्यू पुट करनी थी। बाकी चीजें कहानी क्यों बताई? बाकी कहानी आप लोग को अंडरस्टैंडिंग देने के लिए बताई कि रेशियो में गलती मत करके आना कभी भी, उसके लिए बताई बाकी कहानी। ठीक है, सिंपल बता सकता था कि ए की वैल्यू 3 ले लो, बी की वैल्यू 2 ले लो और सॉल्व कर लो उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये एसएससी सीजीएल का सवाल है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज की क्लास का। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ इन्होंने। इफ A/B इज इक्वल टू 3/√5, तो आपको कैलकुलेट करना है 2a + b और 3a - 2b। तो भाई अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। ए को मैं क्या मान सकता हूँ? 3, और बी को क्या मान सकता हूँ? √5। वैल्यू कैलकुलेट कर लो, रेशियो में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a + b, तो 2 × 3 प्लस b कितना हो जाएगा भाई? √5। और नीचे कितना हो जाएगा? 3 × a - 2 × √5। ठीक है, तो एक्सप्रेशन हो गया 6 + √5 और 9 - 2√5। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? अगर आप ध्यान से देखोगे, कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है ना।
तो इसका कारण ये है कि ये जो है ये गलत है, ये नहीं है आंसर कि भाई ये हमारा गलत है क्या, नहीं, इन्होंने ना ऑप्शंस को कुछ फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करोगे, रैशनलाइज करोगे, बता रखा है ऑलरेडी, ठीक है। 6 + √5 डिवाइड बाय 9 - 2 √5 को रैशनलाइज कर लेंगे अपन। वो कैसे करते हैं सर, डिनोमिनेटर का जो साइन रहता है उसका उल्टा साइन से इंटू करना होता है। तो 9 - 2 √5 है, तो आप इंटू कर दोगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, काहे से, 9 + 2 √5 से, ठीक है, इससे इंटू कर देना है सिंपली। देखो ध्यान से, ऊपर क्या हो जाएगा, 6 + √5 इंटू 9 + 2 √5, और नीचे क्या हो जाएगा भाई, ये है a - b इंटू a+b। बच्चे बच्चे को ये आइडेंटिटी याद होती है, क्या होती है, a² - b²। तो a² हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर, और b² कितना हो जाएगा, 2 √5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 4 × 5 दैट इज 20। तो 81 - 20। अब देखो ऊपर, ऊपर क्या बन रहा है भाई, ऊपर एक बहुत ही खतरनाक सा एक्सप्रेशन बन रहा है, इंटू करना पड़ेगा, बहुत खतरनाक तो नहीं है पर देखो इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। पर मैं इतनी मेहनत, देखो एग्जाम में थोड़ा दिमाग जो है ना वो घर में मत रख के जाना कभी भी। एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में दिमाग हमेशा एग्जाम सेंटर तक लेके जाना, नहीं तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत में आ जाओगे। देखो 81 - 20 कितना होता है बेटा, 61 होता है। ऊपर कुछ भी आ रहा हो, नीचे तो 61 आ रहा है। ऑप्शन देखो जल्दी से, ये ऑप्शन 64 है, नीचे 62 है, 63 है, यहां देखो 61 है। टी को टिक करके आगे बढ़ जाना है। देखो यही सब टेक्निक है जो आपको एग्जाम में यूज करके टाइम बचाना है, जहां से बचा लो, ठीक है। तो कई बच्चे क्या करेंगे, ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन को इंटू करेंगे और टाइम वेस्ट करेंगे, पर जरूरत ही नहीं है। अगर मान लो ऑप्शन में रहता कहीं और कि 61 भी लिखा रहता, मान लो बी ऑप्शन में, तब करना पड़ता। पर एग्जामिनर ने भाई तुमको ये हिंट दिया है कि तुम्हें न्यूमरेटर पूरा सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ नीचे वाली वैल्यू कैलकुलेट करो, आंसर टिक करो और आगे बढ़ जाओ। अगर उसे फंसाना होता तो वहां ये ऑप्शन बी भी दे देता 61, पर ऐसा नहीं दिया उसने, ठीक है। भेजे में जा रही बात।